नमस्कार दोस्तों, मैं मतलूब चंदेल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मतलूब चंदेल LLB यूट्यूब। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष जनाब विजय चौधरी साहब। और उनसे जनाब विजय चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय भाई, कैसा लगता है कोरोना को लेकर? आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी द्वारा लिए गए जो स्टेप हैं वो कहाँ तक बेहतर है? बिल्कुल भाई, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। एक्चुअली मैं देखिए, मेरा अपना जो व्यक्तिगत राय है, ये मेरा मानना ये है कि कोरोना ने पूरे भारत सरकार की एक जो आवरण चढ़ा हुआ था, बहुत काम करने का, 21वीं सदी में ले जाने का, और दुनिया के सामने और हिंदुस्तान के लोगों को खासतौर से ये बताने का कि हम लोग महाशक्ति बन गए, विश्व गुरु बन गए, इसकी पोल खोल के रखी है। मेरा मानना है कि ना तो हिंदुस्तान के पास डॉक्टर हैं, ना हिंदुस्तान के पास दवाई है, ना हिंदुस्तान के पास मशीनरी है। हम लोगों ने अपना पिछला पूरा टाइम, अगर हम लोग ध्यान से देखें, पिछला पूरा समय हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम करने में, मंदिर मस्जिद करने में निकाल दिया। यही टाइम और यही धनराशि अगर हम लोग शिक्षा के क्षेत्र पे और मेडिकल के क्षेत्र में अगर खर्च करते तो आज शायद हम लोगों को ये दिन देखने को ना। दूसरा मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये जाएगा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो आइडियोलॉजी आपकी सामने आई है वो ठीक है कि हिंदू मुस्लिम में डिवीजन देश को किया गया। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ। तो उत्तर प्रदेश सरकार एक फुल बहुमत की सरकार है। यहाँ पर इस तरीके की सुविधाओं को लेकर क्या उत्तर प्रदेश शासन या उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अलर्ट नहीं थे कि उनको क्या प्रिपरेशन करना चाहिए? हेलो भाई, देखिए ऐसा है, सरकार में आना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होता है। सरकारें कभी कभी खुद के लीडरों को ये मालूम नहीं होता है कि हमारी सरकार बनेगी। हम को भी ये बहुत अच्छे से पता नहीं था कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, लेकिन कुछ इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस हो गए तो उनकी सरकार बन गई। तो सरकार बनना कोई बहुत विषय नहीं है। बट सर, यहीं पे एक सवाल ये भी जायज खड़ा होता है कि व्हाई शुड आई ब्लेम ओनली द प्रेजेंट गवर्नमेंट? हम क्यों ब्लेम नहीं लगा सकते? पूर्व में बहन कुमारी मायावती भी मुख्यमंत्री यहाँ पर रही हैं, उन्होंने 4 बार टर्म्स को ज्वाइन किया हुआ है। तो मेडिकल जो फैसिलिटीज उत्तर प्रदेश के अंदर, दैट इज मस्ट वीक, बहुत ज़्यादा वीक है। ना कि आज से पूर्व की सरकारें भी इसकी उतनी लाइबिलिटीज और जिम्मेदार बनती हैं कि नहीं? आप बसपा से ताल्लुक रखते हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, हम बिल्कुल इससे आपकी बात से सहमत हैं कि पूर्व की सरकारें भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी हैं, लेकिन आज की जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, उन्होंने इस क्षेत्र में बिल्कुल काम नहीं किया। पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कहीं ना कहीं मेडिकल आपका स्थापित किया, एक्टिवेटेड हो जाता था। अब दूसरा सर ये देखिएगा कि मैं फिर ब्लेम करूंगा पिछली सरकार से लेकर वर्तमान सरकार, सभी इसमें लाइबिल क्यों बनती हैं। आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश से बाहर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर और लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा प्रदेश के अंदर है। जब काउंटडाउन हुआ या देश लॉकडाउन हुआ तो स्थिति ये हुई कि आपने मुंबई में भी देखा होगा, दिल्ली में भी देखा होगा, और जगह पर भारी भीड़ उत्तर प्रदेश के लोगों की मिली। उत्तर प्रदेश की सरकार के पास इसका कोई डाटा नहीं, उनकी कोई हेल्प नहीं कि कितने लोग बाहर काम करते हैं। जब ये स्थिति बनकर आई, ओपन हुआ कोरोना में, तो पता चला कि बहुत दिहाड़ी मजदूर, गरीब लोग उत्तर प्रदेश से बाहर काम करते हैं। क्या मजदूरों के लिए हमारे पास आज दिन तक कोई ऐसी प्लानिंग और योजना नहीं थी जिसको हम इनको रोक सकते इस पलायन? मतलब भाई, एक आपको बहुत छोटी सी बात बताना चाह रहे हैं हम कि सरकार ने RTI के द्वारा जब लोगों को सूचनाएं देना बंद कर दी, तो ये तो बहुत बड़ी बातें हो गई कि कितने मजदूर कहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, ये नहीं है। जब RTI से लोगों को सूचना ही देना बंद कर दी गई तो ये सब डाटा कहाँ से मिलेंगे हम लोगों को? और हम एक चीज़ आज की डेट में ये जरूर बोलना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी, चाहे मुंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे जहाँ पे हो, इनमें से 99% लोग SC BC माइनॉरिटी के हैं। इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भी ये लोग परेशान है, मर रहे, भूखों मर। इसीलिए मतभेद हो रहा है कि वो इससे बिलोंग करते हैं, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी से। क्या मतभेद का यही रीजन है? मतभेद देखिए, इन लोगों के लिए पहले भी कोई योजना बहुत खास नहीं थी इस सरकार में। पिछली जो सरकारें थी उन्होंने तो बहुत सारी योजनाएं दी,
लेकिन इस सरकार में SC/BC माइनॉरिटी के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। लेकिन प्रचार तंत्र और महिमा मंडन करने में नंबर 1 है। मीडिया और सरकार मिलकर इस समय देश को चला रहे हैं। मीडिया पर सवाल आता है, मीडिया को गोदी मीडिया के नाम से नॉमिनेट किया जाता है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए मीडिया ने एक तरीके से दो धर्मों के बीच में बहुत बड़ी लाइन डालने की कोशिश की, मतलब कोरोना को धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश की। कहां तक आप सेटिस्फाइड है, ये मीडिया सही कर रही है या गलत कर रही है? और अगर गलत कर रही है तो क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता, मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखता, क्या ऐसा कोई लॉ पारित नहीं किया जा सकता? क्या मीडिया एक्ट में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि इन पर कोई प्रतिबंध लगाया जाए? हेलो भाई, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ये एक ऐसा नासूर पैदा किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर मीडिया के द्वारा। हम उन लोगों को, उन चैनलों को जब सुनते हैं, आप टीवी पे न्यूज़ देखिए, 99% न्यूज़ केवल आपको उतनी चीज़ों पे आधारित मिलेगी, हिंदू मुस्लिम पे। अभी बीच में एक आपको बहुत हिंदू मुस्लिम आपका मत है कि ये गवर्नमेंट पोषित तत्व हैं जो 100% ये गवर्नमेंट की तरफ से एनर्जी मिल रही है 100%। जिनको हम इसलिए बोलते हैं कि आज की डेट में वो चाटुकार मीडिया और सरकार मिलके बिना पैसे का पूरे हिंदुस्तान का इलाज कर रहे हैं। कोई अच्छा प्रधानमंत्री, अच्छा मुख्यमंत्री अगर होता तो पैसे को वो लोग खर्च करते मेडिकल की साइड में, किट खरीदने में, आपकी मशीनरी खरीदने में, आपके वेंटिलेटर खरीदने में। लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़ के कहीं दिए जलवाए जाते, कहीं थाली बजवाई जाती। अध्यक्ष जी देखिए, आप पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका उरई भी रहे हैं, आपका कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा है, लोगों में आपके प्रति काफी सकारात्मक सोच पाई जाती है। लोग ये कहते हैं कि विजय साहब के जमाने में सारे काम और सारी चीजें बड़ी अच्छी रही हैं। ये समय, जिस समय वर्तमान के जो नगर पालिका अध्यक्ष बहुगौड़ा जी हैं, लोग विभिन्न प्रकार के एलिगेशन के ऊपर लगा रहे हैं कि काम को लेके बहुत ही उदासीनता है नगर पालिका की, नगर पालिका का चेयरमैन का कोई विशेष रोल नजर नहीं आता। अगर ऐसे में आप चेयरमैन होते तो आपका क्या योगदान हो सकता था? देखिए, बहुगुणा जी हमारे बड़े भाई हैं और अच्छे आदमी हैं। चेयरमैन की पोस्ट बहुत ही जिम्मेदार पद होता है। मेरा अपना मानना होता है कि नगर पालिका अध्यक्ष एक नगर का प्रमुख माना जाता है और इस पद पे बैठने के बाद हमारे शहर की लगभग आबादी 4 लाख के आसपास है और ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक अलग कला होती है कि उसको अपने शहर को कैसे पॉलिश करना है, कैसे चलाना है, कैसे सफाई करना है, लोगों की समस्याओं को कैसे निस्तारण करना है, कौन सी समस्या को पहले लेना है, कौन सी समस्या को बाद में लेना है। ये सब आकलन करना ही नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आज की डेट में अगर कोई काम ना किया जाए, सारे काम रोक के केवल शहर को सैनिटाइज किया जाए, अगर मैं होता तो हमारा इस समय कोई भी कार्य नहीं होता, केवल शहर को हम सैनिटाइज करते। एक एक गली, एक एक चौराहा, एक एक स्थान, कोशिश भर ये रहती कि पूरे शहर को हम सैनिटाइज करते और जो बड़ी संख्या में धनराशि है वो इसके लिए कैसे ट्रांसफर की जाए, उसका क्या प्रोसीजर है, उस पर हम अपना दिमाग लगाते हैं। तो वर्तमान नगर पालिका प्रेसिडेंट असफल है, अभी तक इस तरीके से कोई काम नहीं किया, आपका तरजीह है? नहीं, अभी तक तो हमें ऐसा नहीं दिखाई देता। हालांकि कुछ जगहों को सैनिटाइज किया है। एक दिन हम देख रहे थे मेन रोड्स को सैनिटाइज किया जा रहा था, लेकिन वो मेन रोड को सैनिटाइज करना नाकाफी है। दाल में एक छोटे से कंकर के बराबर है। नगर पालिका एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, वो कोई भी क्विक डिसीजन ले सकता है अपनी कमेटी को बुलाकर, अपनी सभा को बुलाकर मेंबर्स की। तो ऐसे समय में क्या कोई स्पेशल डिसीजन चेयरमैन साहब ले सकते थे अपनी टीम के साथ? नहीं, देखिए, नगर पालिका का एक शासनादेश होता है, उन शासनादेशों के अंदर ही डिसीजन होते हैं। लेकिन जब इस तरीके की कोई समस्या आती है तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर से गाइडलाइन दी जाती हैं, या इन समस्याओं को शहर की सफाई के कार्यक्रम में जोड़ के या किसी ऐसे कार्यक्रम में जोड़ के धनराशि को ट्रांसफर किया जा सकता है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री का कहना ये है कि जान है तो जहान है, तो आदमी की जान रहेगी, सैनिटाइज होगा शहर
तो पैसे काम के हैं, नहीं तो न राज्य वित्त किसी काम का है, न चौदह वित्त किसी काम का है। तो सरकार के द्वारा लोगों को 500 रुपए देना, उनके खाते में भेजना, क्या ये पर्याप्त धनराशि? बिल्कुल नहीं, ये लोगों के साथ मजाक हो रहा है। और जो नियम उन्होंने बनाए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, ये उसका समझ लो बिल्कुल उसको तोड़ने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। ये हमने बैंकों में जाके देखा है, महिलाएं लाइन लगाए खड़ी हैं बिल्कुल चिपक के, और उनको ना वो 500 रुपये मिल रहे हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी का फलाना। अंतिम सवाल सर आपसे ये कि देखिए, जिस तरीके से हम जानते हैं भारत की इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड की बड़ी कमजोर पोजीशन है। दूसरी ये है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारे देश में 20% लोग ऐसे हैं जो 360 दिन एक समय का खाना नहीं खा पाते हैं। गरीबी की हालात ये है कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ लोग उसी दिन से घर के बाहर आकर भोजन मांगने लगे। ये 20% लोग वो हैं जो हमेशा बेचारे गरीब रहते हैं। बट हालात ये कि अगर पानडाउन या लॉकडाउन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो जो 80% लोग हैं, जिसका रेशियो ये है देश के अंदर, 80% लोग $2 पे अपना जीवन जीते हैं, तो उनकी भी हालत बहुत खराब होने वाली है। क्या सरकार ने ऐसा कोई प्लान मेंटेन किया है कि इनको किस तरीके से सर्वाइव करा सकते हैं? भाई देखिए मतलब भाई, हम आपको अपने मन की दिल की बात बता रहे हैं कि सरकार ने अर्थव्यवस्था की तरफ अभी तक पूरे विपक्ष ने इकट्ठा होकर अर्थव्यवस्था के बारे में कई बार सरकार को, चाहे यूपी की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसको कई बार घेरने की कोशिश की। लेकिन दिक्कत ये है कि वो पूरे शरीर पे अपने तेल लगाए, सरकार पूरे सरकार तेल लगाए हुए, उसको आप टच करो वो उसको तुरंत फिसल के वो किनारे खड़े हो जाते हैं। वो उसको कहीं हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर देंगे, कहीं राम मंदिर में कन्वर्ट कर देंगे, कहीं किसी चीज में कन्वर्ट कर देंगे। अर्थव्यवस्था को जो मेन हमारी वित्त मंत्री जी हैं, जब वो एक्सेप्ट नहीं करें, मोदी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया, योगी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया, बड़े बड़े नेताओं ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आर्थिक मंदी को ये माना गया कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सही है, आम जो धारणा थी। लेकिन वो पोल आप कितने दिन तक उसको पोल का ढोल बना के रखोगे? अभी खोल गई। अगर आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी होती, जैसे मनमोहन सिंह के टाइम में थी, प्रधानमंत्री जी हमारे कम बोलते थे मनमोहन सिंह जी, लेकिन अर्थव्यवस्था को वो स्ट्रॉन्ग बना के चलते रहे। उनका एक सेक्टर ढहा तो दूसरे सेक्टर से उन्होंने उसको कंप्लीट करने की कोशिश की। आज की डेट में उन्होंने नोटबंदी करके जीएसटी लगा के उस सेक्टर को भी खत्म कर दिया और दूसरे सेक्टर को ऑलरेडी वो कमजोर करे थे। और आखिरी में हम लोगों ने निष्कर्ष ये देखा कि न तो अमीर को कुछ मिला और न गरीब को कुछ मिला, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था अभी चरमरा गई। थैंक यू वेरी मच विजय भाई, हमारे साथ काफ़ी आपने समय दिया है। एक निवेदन और करूंगा कि हमारे व्यूवर्स हैं जो आपको देखेंगे उनको थोड़ा सब्सक्राइब के लिए आपकी तरफ से निवेदन हो जाए तो बढ़िया रहे चैनल को। मैं मधु भाई को धन्यवाद देता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये हमारे शहर के, हमारे जिले के एक ऐसे नए यूट्यूबर्स के रूप में मधु भाई उभर रहे हैं। और मेरी सब लोगों से ये निवेदन है कि इसको आप लोग सब लोग सब्सक्राइब करें और सब लोग इनको आशीर्वाद दें कि ये एक नए मुकाम पे पहुँचे और हमारे शहर के, हमारे जिले के नाम को रोशन करें। थैंक यू वेरी मच विजय भाई। और मैं सारे लोगों से अपनी तरफ से गुजारिश कर देता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और इसको बढ़ाएं, प्रमोट करें। आपको ऐसी नायाब हस्तियाँ हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी और आप उनके विचारों को जरूर जानते रहेंगे। हमारा प्लीज़ सपोर्ट करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।